हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी बाजार दर्शन के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी पुस्तक के अतिरिक्त बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए विविध प्रश्नों पे आज हम सभी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सभी बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पे क्या क्या असर पड़ता है। ये प्रश्न सीबीएसई बोर्ड के 2010, 2012 और 2015 यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। 2010, 12 और 15 में पूछा गया है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पे क्या क्या असर पड़ता है। तो चलिए इसके उत्तर की ओर हम बढ़ते हैं। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पे निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। बाजार में आकर्षक वस्तुओं को देखकर मनुष्य उनके जादू में बस फंस जाता है। बिल्कुल, बाजार एक जादूगर की तरह है। जैसे चुंबक का असर लोहे पे होता है, वैसे बाजार के भी जादू का असर केवल उन्हीं व्यक्तियों पे होता है जिनका मन खाली होता है और जेब भरी होती है। इसलिए बाजार में बिना लक्ष्य के जाने वाले व्यक्ति पे इस जादू का असर हो जाता है। उससे उन वस्तुओं की कमी खलने लगती है, यानी फिर आपको लगेगा कि ये वस्तु हमारे पास नहीं है, कमी का एहसास होने लगेगा। वह उन वस्तुओं को जरूरत न होने पे भी खरीदने के लिए विवश हो जाता है। वस्तुएं खरीदने पे अहंग हमारे संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ ये मेरे पास है, हम गर्व का अनुभव करते हैं। खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि जो चीज़ आराम के लिए खरीदी थी वो खलल डालती है। उसे खरीदी हुई वस्तुएं अनावश्यक लगती हैं। जैसे लगता है कि अभी आराम नहीं, हम फैशन की होड़ में तो खरीद लिए, लेकिन हमें पता चलता है कि वस्तु हमें आराम देने की वजह हमें तकलीफ दे रही, लेकिन हम फैशन की आड़ में हम उसे खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार बाजार का असर धीरे धीरे मनुष्य के ऊपर होने लगता है। प्रश्न संख्या 2, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है। आपकी नज़र में उनके आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। ये भी प्रश्न 2008 सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। इसका उत्तर इस प्रकार है, भगत जी की समर्पण भावना से ओतप्रोत है। बिल्कुल, अपने कार्यों को लेकर, अपने उत्पादों को लेकर, अपने मनुष्य स्वभाव को लेकर, जैसे मनुष्य का मनुष्यता का स्वभाव होना चाहिए, यानी मानवता का स्वभाव होना चाहिए, केवल व्यवसायिक स्वभाव नहीं होना चाहिए, वह उनके अंदर है। धन संचय की वृत्ति उनके बिल्कुल उनमें रुचि नहीं है। अगर वो चाहते तो अपने चूरन को बहुत व्यापक स्तर पे व्यापारीकरण करके अधिक से अधिक धन कमा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें रुचि नहीं है। वे संतोषी स्वभाव के आदमी हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति समाज में शांति स्थापित करने में बिल्कुल मददगार हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये 2 ईयर्स पूछा गया है, 2016 और 2017 में। आइए इसका उत्तर देखते हैं। बाजारूपन से तात्पर्य कि बाजार की चकाचौंध में खो जाना, केवल बाजार पर ही निर्भर रहना। ये व्यक्ति जो बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, वो जो हर सामान खरीद लेते हैं, यानी वो बाजारूपन के शिकार हो गए और मार्केट भी, बाजार भी लोगों को अपने आकर्षण के जाल में बांधने के लिए सदैव तत्पर होता है। लेकिन ऐसे बाजार को सार्थकता वह देते हैं जो लक्ष्य बना के बाजार नहीं जाते हैं, जो हर सामान खरीद लेते हैं भले उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, फिजूल के सामान को खरीदते रहते हैं, अर्थात वे अपना धन और समय नष्ट करते हैं। लेखक कहता है बाजार की सार्थकता तो केवल जरूरत के सामान खरीदने से है, तभी बाजार हमें लाभ देगा, अन्यथा बाजार का बाजारूपन हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4, ये भी सीबीएसई 2008 में पूछा गया है। बाजार किसी लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है तो सिर्फ
क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को, क्रय शक्ति को, इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? आइए इसके उत्तर की ओर हम बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि बाजारवाद कभी भी किसी को लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर नहीं देखा, बल्कि व्यक्ति के खरीदने की शक्ति को देखा है। चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, लिंग के आधार पे नहीं, चाहे वो छोटी जात के हैं या बड़ी जात के हैं, जात के आधार पे नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी धर्म के हैं, ये देख के नहीं, बल्कि आपके खरीदने की शक्ति को देखता है, न कि भेदभाव की शक्ति को देखता है। जो व्यक्ति सामान खरीद सकता है वही बाजार में श्रेष्ठ है, वही सर्वोपरि है, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी लिंग का हो, इससे कोई भेदभाव नहीं है। कहने का आशय यही है कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने सामाजिक समता स्थापित की है, यही आज का बाजारवाद है। प्रश्न संख्या 5 यहीं पे आ गया है। आप अपने समाज में कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें, क्या किसका करना है, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में, यानी पैसा जब शक्ति का एहसास यानी परिचय कराने वाला हो के रूप में प्रतीत होता है। दूसरा, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। इसका चलिए पहले क का देख लेते हैं उत्तर। एक बार जब एक कार वाले ने एक बच्चे को जख्मी कर दिया, बात थाने पे पहुंच गई, लेकिन थानेदार ने पूरा दोष बच्चे के माता पिता पे लगा दिया। वो रौब से कहने लगा, तुम अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखते हो। वास्तव में पैसे की चमक में थानेदार ने सच को झूठ और झूठ में बदल दिया। तब पैसे की शक्ति परिचायक होकर नजर आई कि पैसे ही से व्यक्ति की पहचान होती है। ख का उत्तर इस प्रकार है कि एक व्यक्ति अपने नौकर का कत्ल कर दिया, उसको बेकसूर मार दिया, पुलिस उसे थाने में ले गई, उसने पैसे देकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन सब बेकार। अंत में उस पर मुकदमा चलाया गया, आखिरकार उसे 14 वर्ष की उम्र कैद हो गई। इस प्रकार पैसे की शक्ति काम नहीं आई। देखिए 2 संदर्भ हैं, एक में पैसा काम कर गया और एक में नहीं, क्योंकि ऑफिसर काफी ईमानदार था, वहां पे संयमी था, तो संयमी व्यक्ति पे ये बाजार का जादू काम भी नहीं करता। आइए पाठ के आसपास कुछ प्रश्न हैं, इन पे हम सभी विचार करते हैं। बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है कि बाजार जाएं तो आप किस अवस्था में जाएं, या बाजार जब भी जाएं तो अपने को किस तरह मजबूत करके जाएं। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। इसमें 4 तरह के अनुभवों का वर्णन करना है। मन खाली हो तब बाजार में क्या असर होगा, मन खाली न हो, मन बंद हो, मन में निगेटिव भावना हो, नकार हो। आइए एक एक करके इस पे विचार करते हैं। मन खाली हो, जब मनुष्य का मन खाली होता है तो बाजार में अनाप शनाप की खरीदारी हो जाती है। मन खाली रहता है तो तमाम वस्तुओं की तरफ हमारा मन अनाकर्ष रूप से जुड़ जाता है, न चाहते हुए भी उसमें मन लिप्त हो जाता है। इसलिए लेखक कहता है कि जब मन खाली होता है तो अनाप शनाप की खरीदारी की जाती है। बाजार का जादू सिर चढ़ करके बोलता है। एक बार में मेले में मैं घूमने गया, वहाँ चमक दमक आकर्षक वस्तुएं मुझे न्योता देती प्रतीत हो रही थी, जैसे इनविटेशन दे रही हो, आप मुझे भी खरीद लो। रंग बिरंगी लाइटों से प्रभावित होकर मैंने एक महंगी ड्रेस खरीद लाया। लाने के बाद पता चला कि आधी कीमत पे ये फुटपाथ पे मिलता है। मैं ठगी का शिकार हो गया। अगर मेरा मन खाली न होता तो शायद मैं बच जाता। दूसरा, मन खाली हो तो क्या असर होता है बाजार का। मन खाली होने पर मनुष्य अपनी इच्छित चीज खरीदता है, उसका ध्यान अन्य वस्तुओं पर नहीं जाता है, पर घर में जरूरी सामान की लिस्ट बनाकर बाजार जाता है और सिर्फ उसे ही खरीद के लाता हूँ। मैं अन्य चीज़ों की ओर नहीं देखता तो जरूर हूँ, पर खरीदारी की वही करता हूँ जिसकी मुझे जरूरत होती है। ये था मन खाली न हो। दूसरा देखें, मन बंद हो। मन इस स्थिति में क्या होता है, मन अगर कहते हैं ईद होने पे, मन बंद होने पर, यहाँ ईद आ गया है, मन बंद होने पे इच्छाएं समाप्त हो जाती है। मन बंद होने पे
इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। वैसे तो इच्छाएं कभी नहीं समाप्त होती हैं, इच्छाएं अनंत होती हैं, परंतु कभी कभी मन स्थिति ऐसी होती है, मन स्थिति ऐसी होती है कि किसी वस्तु में मन नहीं लगता। एक दिन उदास था, मुझे बाजार में वस्तु में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अतः बिना कहीं रुके बाजार से निकल आया। मन में नकार हो, अगर मन में कोई निगेटिव भावना हो, नकारात्मक भावना होने से बाजार की हर वस्तु खराब दिखाई देने लगती है। इससे समाज का विकास रुक जाता है। अगर ऐसा किसी के उपदेश या सिद्धांतों का पालन करने से होता है। अगर एक साम्यवादी ने इस तरह का पाठ पढ़ाया हो कि बड़ी कंपनियों की वस्तु शोषण के रूप में दिखाई देने लगती है, कोई बताया कि नहीं, आप बाजार में केवल ये महंगी चीज़ें दिखावे के लिए होती हैं, तो निश्चित एक निगेटिव भावना होती है और लोग फिर महंगी खरीदारी नहीं करते हैं और फिर बाजार का विकास भी नहीं होता है। प्रश्न संख्या 2, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं? इसको अपने तरीके से आप लिख सकते हैं। आप अपने आप को किस तरह का ग्राहक मानते हैं? आइए, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। इस पाठ में प्रमुख रूप से 2 प्रकार के ग्राहकों का चित्रण निबंधकार ने किया है। एक ग्राहक तो जो जरूरत के लिए अनुसार चीजें खरीदते हैं और दूसरे केवल धन प्रदर्शन करने के लिए खरीदते हैं, जो लोग बाजारवादी संस्कृति को ज़्यादा बढ़ाते हैं। मैं स्वयं को पहले प्रकार के ग्राहक मानता हूं, क्योंकि इसी में बाजार की सार्थकता है, यानी जरूरत के हिसाब से खरीदने वाला ग्राहक सर्वोपरि होता है, क्योंकि वह अपने बजट को नहीं गिराता, कर्ज का शिकार नहीं होता है, बाजार के आकर्षण का शिकार नहीं होता है। इसलिए जरूरत, यानी जितनी जरूरत उतनी खरीदारी, वही सही है, बाजार का सही ग्राहक है, सही प्रारूप है। प्रश्न संख्या 3, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियों से अवश्य परिचित होंगे, यानी छोटी मार्केट, बड़ी मार्केट, मॉल की संस्कृति, सामान्य बाजार, हाट की जो कल्चर है, हाट बाजार की, इसमें क्या अंतर है? परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नजर आती है? जो मॉल हैं आजकल हर बड़े जो शहरों में खुल गए हैं, संस्कृति से बाजार के परचेजिंग पावर को बढ़ावा मिलता है। क्यों? क्योंकि आप फुटपाथ पे वही सामान सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन मॉल में आप खरीदेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आपकी परचेजिंग पावर जब रहेगी तब, क्योंकि अगर बाहर मिलने वाले 10 का सामान ब्रांडेड के नाम पे वहाँ पे महंगा मिलता है। यह संस्कृति उच्च तथा उच्च मध्य वर्ग से संबंधित है, यानी यहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग ही पहुँचेंगे, उच्च वर्गीय लोग पहुँचेंगे। यहाँ एक छत के नीचे विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। आप क्लॉथ भी कपड़ खरीद सकते हैं, मोबाइल भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी ले सकते हैं, ग्रोसरी का सामान भी ले सकते हैं, तथा चकाचौंध और लूट चरम पे होता है। जो सामान्य दिखने वाली चीज़ें वहाँ पे काफ़ी महंगी होती है ब्रांड के नाम पे। यहाँ बाजारूपन भी पूरी उफान पे होता है। सामान्य बाजार में मनुष्य की ज़रूरतों का अधिक सामान होता है। यहाँ शोषण कम होता है, पर आकर्षण भी कम होता है। यहाँ ग्राहक जो होता है प्रापक और दुकानदार में सद्भाव होता है, क्योंकि वो सोचता है मेरा जो है ये डेली का ग्राहक है, और वहाँ भी डेली का भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे उतना आपका जो है ग्राहक और बेचक के बीच में उतना अच्छा संबंध नहीं, केवल वो व्यवसायिक संबंध होता है। हाट बाजार आप देखे होंगे, हाट में निम्न वर्ग और ग्रामीण परिवेश के ग्राहक होता है। इसमें दिखाया नहीं जाता था, मोल भाव भी नाम है का होता है। परचेजिंग पावर की संस्कृति नजर नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे अनावश्यक अधिक सामान खरीदे जाते हैं। ये हाट बाजार की, यानी 2 प्रकार के कल्चर को हमने देखा, एक हाट बाजार और दूसरा मॉल की। प्रश्न संख्या 4, लेखक ने पाठ में संकेत दिया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दें। 2008 में पूछा है। आवश्यकता पड़ने पे व्यक्ति अपेक्षित वस्तु की कीमत पे खरीदना चाहता है, वह कोई कीमत देकर उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए कई प्रकार का शोषण का शिकार हो जाता है। बेचने वाला तुरंत उस व्यक्ति की मूल कीमत से ज़्यादा बता देता है। इसलिए लेखक ने पाठ में ठीक ही कहा है कि आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेता है। प्रश्न संख्या 5, स्त्री माया न जोड़े
माया शब्द किस ओर संकेत करता है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना किस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है। माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं है, बल्कि ये परिस्थितिवश है। कौन सी परिस्थितियां होंगी जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती? माया शब्द का अर्थ है, यहाँ पे उत्तर इस प्रकार है, माया शब्द का अर्थ है धन मंगाती जरूरत की वस्तुएं। आमतौर पे स्त्रियों को माया जोड़ते देखा गया। इसका कारण है परिस्थितियां निम्नलिखित है: आत्मनिर्भरता की पूर्ति, घर की जरूरतों को पूरा करना, अनिश्चय भविष्य, अहंक भाव की तुष्टि, बच्चों की शिक्षा, संतान विवाह, आपसदारी। इन कारणों से स्त्रियों में जो है कि इस तरह की परिस्थितियां होती हैं जिससे स्त्रियां पैसा जुटा जुटा के रखती हैं। इस प्रश्न क्या एक है, जरूरत भर जहाँ जीरा से लिया फिर सारा चौक आसानी न के बराबर हो जाता है। भगत जी अगर जीरा नमक ले लिए बाकी चौक पे कोई भी सामान हो तो नहीं के बराबर हो जाता है। भगत जी की संतुष्टि निष्प्रेषता कबीर की इस पंक्ति से तुलना कीजिए। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाके कुछ न चाहिए सोई यह संसार। कबीर की पंक्तियों से तुलना करना है। कबीर का ये दोहा भगत जी की संतुष्ट निस्पृहता पर पूर्णता लागू होता है। कबीर का कहना है कि इच्छा समाप्त होने पे आवश्यकताएं भी खत्म हो जाती हैं। शहंशाह वही होता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। भगत जी भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जरूरत की भी सीमित है, बाजार के आकर्षण से दूर है, पर वह संतुष्ट है। इस प्रकार आपने विविध प्रकार के प्रश्न जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं इसमें समावेश किया गया है, ताकि आप महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आप सभी ने विचार देखा किया, और आशा है कि आप सभी को सरल भाषा में प्रश्नों का उत्तर समझ में आया होगा। आप अगर इसे अपने समझ को विकसित करते हुए परीक्षा में लिखेंगे, आशा है कि आपका 100% मूल्यांकन किया जाएगा, आप अधिकतम अंकों को प्राप्त कर सकेंगे। आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।